दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन सीरीज महागठबंधन। जैसा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आप इंतजार करते हैं हमारे इस सीरीज का। बहुत सब्सक्राइबर ऐसे थे जो पिछले बार नेट में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं कि इस बार हम सेलेक्ट हो जाएं, और मौका भी कुछ ऐसा मिला है तो सेलेक्ट होने का सोचे भी क्यों नहीं। इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक पूरा सीरीज लेके आते हैं महागठबंधन। और महागठबंधन में जो चैप्टर वाइज सीरीज दे रहे हैं उसमें अभी 5 चैप्टर का मैंने लिस्ट भी दिया हुआ आपको। और सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में आपके लिए लेके आऊँगा केमिकल काइनेटिक्स, और बायो में सर लेके आएंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इसी के साथ हम चैप्टर वाइज एक एक करके सारे इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फाइनली जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो एक कंप्लीट रिवीजन लेक्चर भी आपके लिए बनाएंगे। तो आप लोग हो जाइए तैयार। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस सीरीज को पूरी तरह के, जैसे आपने पिछले साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया था, वैसे ही सपोर्ट कीजिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पहला सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट होगा ये, इसमें आप जो है वो मुझे कम से कम 500 लाइक्स देंगे, और मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा कम से कम 1000 लाइक्स। चलिए देखते हैं कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। अगर आप सपोर्ट जारी रखेंगे तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मिलेगा, पूरे चैप्टर को रिवाइज कराएगा, और उम्मीद कीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन उठ के डायरेक्टली नीट के एग्जाम में आपको दिखाई देंगे पेपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस महागठबंधन का आपके पास लेके आ रहा हूं, लिख रहा हूं, फॉर गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन XA गिव्स YB, द रेट एक्सप्रेशन is log dA upon dt equal to log dB upon dt plus 0.47, the ratio of x and y is। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम एनर्जी के साथ आप करने की कोशिश करना। देखना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन के साथ रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि बताओ कंडीशन ये x और y का वैल्यू क्या है। तो बेटा अगर इस रिएक्शन को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल dt, और कोफिशिएंट आता है 1/x लिखते हैं, याद होगा। और ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखो, ये डिसअपियरेंस होगा तो माइनस लेंगे, और ये प्रोडक्ट अपीयर होगा तो प्लस लेंगे। तो रेट यहाँ लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, और साइन प्लस लेंगे अपीयरेंस के लिए, और ये कोफिशिएंट है तो लिखेंगे 1/y, राइट। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन अब आपके पास लेके आ रहा हूं, जरा सुनो ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूं। यहां से बेटा इसको इधर लाओ, क्योंकि log dA अपॉन dt का रिलेशन दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास यहां से बन रहा है, इसको हम लोग log के टर्म में लाएंगे। कैसे? इसको x को इधर लाओ बेटा, तो आप लिखोगे dA अपॉन dt इक्वल टू x अपॉन y लिख देंगे बेटा, या इसको लास्ट में ले चलो। पहले dB को लिखो क्योंकि यहाँ शुरू में dB दिख रहा है, dB अपॉन dt, और यहाँ हो जाएगा कंडीशन x अपॉन ये आ जाएगा क्या, y। ये x इधर और y बगल में आ गया। बोलो क्लियर है? तो ध्यान रखना बेटा, जब भी इस तरह का कंडीशन आपके पास बनता है, आपको करना क्या है, जैसा इक्वेशन दिया है आपको उसी फॉर्म में इक्वेशन बना देना है, और दोनों को कंपेयर कर देना है। जैसे आपने देखा अपीयरेंस और डिसअपियरेंस के केस में, इसका भी अपीयरेंस डिसअपियरेंस लिख दिया। अब यहाँ डी अपॉन dt लॉग के टर्म में है, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिखोगे लॉग माइनस dA अपॉन dt, और इक्वल टू हो जाएगा बेटा log A इंटू बी, log A प्लस बी। तो आप लिखोगे log dB अपॉन dt, और ये हो जाएगा प्लस log x अपॉन y। अब जरा देखो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको दे दो, यहाँ पे 1 दे दो और इसको 2 दे दो। कंपेयर कर लो दोनों को बेटा। ये देखो ध्यान से, log dA अपॉन dt यही है ना, सेम है। यहाँ देखो log dB अपॉन dt, ये बेटा सेम है। और ये कंडीशन log x अपॉन y इक्वल टू कितना दिख रहा है, ये मतलब यहाँ पे log x अपॉन y इक्वल टू 0.47 आ गया बेटा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर log x अपॉन y इक्वल टू 0.47, तो सर log 3 का वैल्यू होता है सर। बड़ा सिंपल कंडीशन है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो x अपॉन y का वैल्यू जो आया वो 3 आ गया, मतलब 3:1 होगा आंसर। सो इसका आंसर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट दिखेगा। तो इस तरह से आपको बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन आपको रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पे दिखाई दिया। नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा हट के क्वेश्चन आपको दिखाई दिया। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अच्छी खासी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो मैं लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन विकास सर की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशन कह रहा है, इफ अ सेल इज रिड्यूस्ड इन साइज दैट इज श्रिंक। एक सेल श्रिंक हो रहा है व्हेन प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, इट्स नेचर इज। जो सॉल्यूशन है उसका नेचर यहाँ पे पूछा गया है। श्रिंक का मतलब क्या देखते हैं। अगर हम मान लीजिए एक सेल को एक सॉल्यूशन में रखा गया है, वो श्रिंक हो रहा है, तो मतलब कि उस सेल में से वाटर बाहर आ रहा है, सेल में से वाटर बाहर की ओर आ रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, क्या वो हाइपरटोनिक है, वो हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आप देखेंगे कि
किसी भी इस प्रोसेस में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। इसका मतलब देखते हैं जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर आप देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है, वहीं सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप कहते हैं हाइपरटोनिक। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप लिखेंगे कि अगर हम ग्रेप्स को, अगर आप क्या करते हैं, ग्रेप्स को शुगर सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, शुगर सॉल्यूशन में अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन में आप क्या देखते हैं, शुगर सॉल्यूशन में शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, मींस ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो ग्रेप में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर कंटेंट कम है, तो ग्रेप में से वाटर बाहर की ओर आएगा और ग्रेप्स यहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे। तो ये इसके हिसाब से अगर आप आंसर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए दैट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है बच्चों कि द nth ऑर्डर रिएक्शन dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू ए का पावर n लिख रहा है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है लॉग रेट अगेंस्ट लॉग ए का ग्राफ, और इस तरह से आपको दिया हुआ कंडीशन पी क्यू आर एस। बोल रहा है कि बताओ इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, मतलब क्या सीक्वेंस ऑर्डर का होगा, पी का ऑर्डर 0 होगा, क्यू का क्या होगा, आर का क्या होगा, एस का क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर इस तरह का क्वेश्चन है बेटा तो एक बहुत फंडामेंटल बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, जरा देखो। ग्राफ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, लॉग रेट और ये का बीच का ग्राफ। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम पढ़ते हैं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एन, जहाँ एन होता है ऑर्डर, आपको याद होगा कंडीशन। अब जरा देखो ना, यहाँ पे रेट और ए का नहीं दिया हुआ है, लॉग रेट और ए का, तो भैया दोनों तरफ लगा देते हैं ना लॉग का कंडीशन। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लिखोगे लॉग ए इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस बी, तो लॉग के और प्लस लॉग ए का पावर हो जाएगा बेटा एन। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉग आर इक्वल टू लॉग के और प्लस लॉग एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स, तो एन लॉग, और ये क्या हो जाएगा कंडीशन, ए हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से देखो ये कंडीशन वाई एक्सिस में है, और यहाँ से जरा गौर से देखो ये तो कांस्टेंट है बेटा सी है, और ये लॉग ए कहाँ पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस में है, और एक्स के साथ वेरिएबल एम है। तो बेटा वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने जा रहा है, और m बेटा होता है स्लोप, और स्लोप का वैल्यू यहाँ पे n दिख रहा है, मतलब n को बोलते हैं ऑर्डर। सो जो ऑर्डर है वही तो स्लोप है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर डायरेक्टली टू क्या दिख रहा है, स्लोप। तो बेटा जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका ऑर्डर भी ज़्यादा होगा। अब जरा ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये, तो सबसे ज़्यादा स्लोप बेटा p का दिख रहा है ना, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका ऑर्डर भी ज़्यादा। तो p पहला वाला जो p दिख रहा है बेटा फर्स्ट, इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा तो ये 0 तो सबसे कम हो नहीं सकता है ना, सबसे ज़्यादा इसमें दिख रहा है 3, ये दिख रहा है, तब 3 2 1 0, क्योंकि इसी कंडीशन में चलेगा। जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑर्डर भी बढ़ेगा बेटा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका ऑर्डर ज़्यादा, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका, देन क्यू का होगा, देन होगा आर का सबसे कम, एस का होगा, एस का लास्ट वाले का सबसे कम, तो लास्ट में सबसे कम ये दिख रहा है। सो आंसर ये होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर लॉग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको आती है, एंटी लॉग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे चैनल पे जाओ, चंद्रहास सर चैनल में देखो, वहाँ पे सुपर ट्रिक्स ऑफ लॉग और सुपर ट्रिक ऑफ एंटी लॉग। कभी जिंदगी में आपको टेबल की जरूरत पड़ गई तब मुझे बताना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन लॉग और एंटी लॉग के बिना टेबल के आप कैलकुलेट कर दोगे। तो भैया चलो अब मैं चल रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बायोलॉजी की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 सेल्स रिप्रेजेंट किए गए ए बी सी, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर की वैल्यूज हर सेल में दी गई है। इससे पूछा गया है कि मूवमेंट ऑफ वाटर हमको बताना है कि हर सेल में वाटर किस पाथवे में मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो रिलेशनशिप देखना है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का। तो देखिएगा इसका जो रिलेशनशिप है वो आता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की फॉर्म में। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, एक सेल में वाटर की कितनी डेफिशिएंसी है, या फिर दूसरे तरीके से बोले कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। मींस एक ऐसा सेल जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम है
और एक ऐसा सेल जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस पाथवे में वाटर मूव करता है। तो इसको हम कंसिडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि इसका जो रिलेशनशिप है ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के साथ, वो क्या बनेगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब इसको लेते हुए हम हर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेल ए के अंदर अगर हम देखें, सेल ए में जो डीपीडी है इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 40 दैट इज 10। सेल बी में डीपीडी की वैल्यू क्या होगी देखेंगे, 40 माइनस 20 दैट इज 20। फिर सेल सी में डीबीडी की वैल्यू होगी 20 माइनस 18 दैट इज 2। तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेल सी के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की वैल्यू सबसे कम है और सेल बी में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो देखिए वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, हमने देखा था कि वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी में होता है। मीन्स इस केस में आप देखेंगे जो वाटर का मूवमेंट है वो सेल सी से बी में होगा और वहीं सेल ए से बी में होगा। तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं ऑप्शन 3 दैट इज फ्रॉम सेल ए टू बी एंड फ्रॉम सेल सी टू बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं डीपीडी की फॉर्म में, ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के रिलेशनशिप की फॉर्म में। तो आप इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो अब हम चलेंगे इसके बाद केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास लेके आ रहा हूँ, इन अ रिएक्शन A gaseous plus 2B gaseous gives C gaseous plus D gaseous। लिख रहा है इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। द इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड B आर, PA दिया हुआ है ऐसा और B दिया हुआ है इतना, और लिख रहा है कि व्हेन, जब PC का वैल्यू इतना हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट बताओ क्या बनेगा मेरे भाई। बड़ा सिंपल है कंडीशन बच्चों, समझो ध्यान से। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आप अगर चाहो तो आप पहले ट्राई ले सकते हो मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले, पर जबरदस्त क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया नीट में ना तो आप भी कहोगे कि वाह सर आपने क्या क्वेश्चन कराया। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, विकास सर भी जो क्वेश्चन कराएंगे, ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आने की बहुत अच्छी खासी संभावना होगी। तो जरा देखो ध्यान से, आप लिख रहा हूँ कंडीशन क्या आपको, सुनो बेटा, कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा मतलब सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप है मतलब वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को यही स्टेप डिटरमाइन करना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब A और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर कितना 2, ये हो जाएगा हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। एलिमेंट्री रिएक्शन में बेटा जो रिएक्शन है उसको देख के आप लिख सकते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टेप होता है वही एग्जैक्टली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही निकाला जाता है। अब देखो ध्यान से, इधर R इक्वल टू K इंटू A और B का पावर 2 मिल गया यहाँ पे। अब इनिशियल केस में क्या लिख रहा है कि इनिशियल प्रेशर में सर PA दिया हुआ है इतना 0. इसका प्रेशर दिया हुआ है, तो रेट इक्वल टू लिखेंगे कि अगर बेटा गैसियस रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन की जगह में प्रेशर ले लेंगे, तो प्रेशर ऑफ A ले लेंगे और प्रेशर ऑफ क्या B। अब PA इनिशियल दिया हुआ बेटा, अगर इनिशियल PA दिया हुआ है 0.6 और यहाँ पे दिया हुआ है ये 0.80 का स्क्वायर दे देंगे, इक्वेशन 1 लिख देंगे बेटा। अब क्वेश्चन को सुनो, ये लिख रहा है क्वेश्चन कि A गैसियस है और प्लस 2B गैसियस है, और ये दे रहा है बेटा C गैसियस और प्लस D गैसियस दे रहा है बेटा। अब बोल रहा है कि जब टाइम 0 था, जब इनिशियल मतलब टाइम 0, तब तो इसका प्रेशर 0.6 और इसका 0.8 दिया था, ये 0 था, बना ही नहीं होगा। बोल रहा है कि व्हेन PC इक्वल टू 0.2, बेटा अगर PC 0.2 अगर ATM हुआ, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्ट का बनना भी स्टार्ट हो चुका है। और अगर प्रोडक्ट इतना बना बेटा, तो जरा आप खुद मुझे बता दो, 1 मोल के लिए अगर इतना बना तो 1 के लिए घटा होगा कितना, बोलो 1 के लिए इतना ही घटा होगा, तो 2 के लिए 0.4 घटा होगा, और था कितना 0.8, 0.8 में 0.4 घट गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 0.4 आफ्टर टाइम क्या T, बोलो क्लियर है। और यहाँ देखो 1 के लिए अगर 0.2 बना तो 1 के लिए घटेगा भी 0.2, तो यहाँ था 0.6 था और 0.6 में 0.2 घट गया, तो ये भी बच गया 0.4 ATM। पहले बताओ, सो आफ्टर टाइम T ये मिल रहा है बेटा, आपको बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट बताओ। इनिशियल रेट तो ये है बच्चों, इनिशियल रेट ये है, और अब निकालते हैं हम लोग कि आफ्टर टाइम T क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो रेट नाउ लिख रहा हूँ, नया रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या होगा, नया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिखेंगे K इंटू प्रेशर ऑफ A की जगह में अब ये वाला लेना पड़ेगा, प्रेशर आफ्टर टाइम T, समझ रहे हो,
ये हो जाएगा 0.4 और बेटा यहाँ पे प्रेशर ऑफ बी के जगह में लिखेंगे 0.4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 0.4 और इसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आपको बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है किसका बेटा, जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन निकला है उसका। अभी जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी निकाले, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, और किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू इनिशियल रेट, मतलब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे भाई बहुत क्लियर है ना रेशियो। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन ये आया के और 0.4 और इंटू 0.4 का स्क्वायर, और बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास ये था यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे के और 0.6 और 0.8 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू 1.6 आएगा। सो आंसर विल बी 4। पहले मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में मज़ा आया कि नहीं आया, और आया तो भैया लाइक भी करो, नीचे कमेंट छोड़ो फटाफट फटाफट। तब तक हम लोग लेके चल रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर राइज इन प्लांट्स बाय। वाटर राइज का मतलब होता है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं कि जब प्लांट में वाटर सॉइल से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन आप देखते हैं कि रूट्स के थ्रू होगा प्लांट में। तो यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया गया। अब ये वाटर ऊपर की डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, इसके पीछे कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देखते हैं कि वाटर के मूवमेंट में दो मेन फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है ट्रांसपिरेशन और दूसरा होता है रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन क्या है, देखेंगे कि जो इसमें लीव है, इस लीव के स्टोमेटा से जो वाटर है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो रूट्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश करती हैं, तो इसको रूट प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटल दो मेन टाइप के फोर्स इन्वॉल्व होंगे वाटर को ऊपर की ओर मूव करवाने में। ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन वाटर के अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। वहीं जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो दोनों के इवेंट्स आप मैच करेंगे कि ट्रांसपिरेशन में वाटर पुल होता है, रूट प्रेशर से वाटर पुश होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो सॉइल और रूट से अपवर्ड डायरेक्शन तक पहुंचेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जिन प्लांट्स की हाइट कम से कम 40 मीटर 20 मीटर तक की होती है, उनमें इतने ऊपर तक पानी कैसे पहुंचेगा। तो इतने ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए यहाँ पे ये दो मेन फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, दूसरा रूट प्रेशर। तो इसके हिसाब से अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं तो दो हो जाएंगे यहाँ पे, पुलिंग एंड पुशिंग इट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास लेके आ रहा हूँ। क्या अर्हेनियस इक्वेशन दिया हुआ आपको K इक्वल टू A इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखना बेटा, इफ ई एक्टिवेशन एनर्जी लिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू इक्वल टू आर टी है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट बिकम्स, लिख रहा है रेट कांस्टेंट के बिकम्स अबाउट 37% ऑफ अर्हेनियस कांस्टेंट, जो के है वो 37% होगा अर्हेनियस का। रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू 73% ऑफ अर्हेनियस कांस्टेंट, या रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इनफाइनाइट। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल भी बना सकता है अर्हेनियस के ऊपर, तो आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन को भी उतना ही फोकस करना है। अब आप सोचोगे सर कैसे होगा, सर मैं बता रहा हूं सर कैसे होगा, आप समझो इधर ध्यान से। अगर बेटा इक्वेशन लिखा हुआ हिंट कर दिया है कि ई इक्वल टू आर टी है, तो बेटा आप इसको के इक्वल टू ऐसा नहीं लिख सकते क्या, ए का पावर माइनस ई ए और आर टी के जगह में लिख दो ये, दिक्कत क्या है। तो ये कट जाएगा ना मेरे भाई। तो के इक्वल टू आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगा बेटा, ए इंटू ई का पावर -1 आ जाएगा बेटा। बोलो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर के इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन ई लिख सकते हैं। ऐसा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और ये तो आपको पता है बेटा, के इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन ई का वैल्यू 2.3 लिखते हैं ना, 2.703। बोलो क्लियर है, ये कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको समझा रहा हूँ, जरा समझ लो ध्यान से, क्योंकि सारी कहानी यहीं से है। बोल रहा हूँ कंडीशन के इक्वल टू ए इंटू 1/e, और ए यहाँ पे यहाँ के इक्वल टू ए इंटू 1/e 713। यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ए इंटू 0.37 आएगा। मतलब बनेगा कंडीशन के इक्वल टू कितना परसेंट में लिखोगे तो 37% ऑफ ए, 37% ऑफ ए। जरा देखो बेटा, रेट कांस्टेंट कहीं दिख रहा है ऐसा, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको कि सर रेट कांस्टेंट बिकम्स अबाउट 37
37% of Arrhenius constant. Rate constant becomes about 37% of Arrhenius constant. So correct answer will be B. बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि केवल और केवल ऐसा नहीं न्यूमेरिकल आएगा, नीट में क्वेश्चन थ्योरी पे भी ऐसा आएगा जो कि कॉन्सेप्ट आपका चेक करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा। घबराना नहीं है बेटा, जो घबराएगा वो सिलेक्शन से बाहर जाएगा। और आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि डॉक्टरों पे तो आजकल शान चल रही है, देख रहे हो ना, फूलों की बारिश हो रही है। आपको भी वहीं पहुंचना, वैसे ही डॉक्टर बनना है कि आप पे भी फूलों की बारिश हो। जब देश आफत और विपद की स्थिति में खड़ी हो, जब देश विषम परिस्थितियों में लड़ रहा हो, तो आप मजबूती के साथ आएंगे। और आप मजबूती से तभी आ सकते हैं जब अभी आप नीट के लिए मजबूती से लड़ेंगे। तो चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बायोलॉजी की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट का मीन होता है अ केमिकल विच इज यूज्ड अगेंस्ट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन सिंपल टर्म्स में आप कहते हैं कि इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अगर प्लांट में से वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस होता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए यूजफुल भी है और कुछ वे में हार्मफुल भी होता है। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट में से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस हो सकता है। तो अगर इस वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना है तो हम जिन केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा एजेंट यहाँ पे एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है यहाँ पे, ऑप्शन डी, दैट इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। इसको सिंपल टर्म में PMAB कहा जाता है। PMA यहाँ पे सबसे कॉमन एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट होता है जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। तो इसके अलावा भी आपको कुछ और एग्जांपल्स मिलेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट के, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। एब्सिसिक एसिड, ये भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। ये नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट है जो बेसिकली ट्रांसपिरेशन को स्लो डाउन करते हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है का ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम इतना है कंटेन्स इतना मोल ऑफ H+। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ H+ इज, ये दिया हुआ रेट कांस्टेंट मतलब K का वैल्यू दिया हुआ आपको 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बेटा एक बात समझ लो, यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड हिंट लिख दिया कि ये इसका मतलब जीरो ऑर्डर है, क्योंकि K का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए ये होता है। हम पहचान गए यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है वो जीरो ऑर्डर का है। लिख रहा हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा बताओ। इट विल टेक टू टेक फॉर H+ इन ड्रॉप टू डिसअपियर, इसको खत्म होने में, डिसअपियर होने में कितना टाइम लगेगा। अरे मेरे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर जीरो ऑर्डर में टाइम पूछ रहा है तो जीरो ऑर्डर इक्वेशन आपको पता है R0 - R = KT लिखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर। समझ रहे हो, आपको टाइम पूछ रहा है, K का वैल्यू गिवन है, R0 कहाँ है सर ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बेटा इनिशियल देखो यहाँ पे लिख रहा है ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है इनिशियल इतना मोल ऑफ H+, तो कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, तो मोल हो गया 3.3 × 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.05। अच्छा ml में दिया हुआ बेटा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लोग लीटर में ले आएंगे। और माइनस लिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ देखो दिमाग में एकदम स्ट्राइक मारो, खतरनाक वर्ड लिख रहा है यहाँ पे, लिख रहा है हाउ लॉन्ग टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको डिसअपियर हो जाने में। अगर बेटा डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया H+, तो H+ का कंसंट्रेशन रहा ही नहीं। जब H+ बेटा डिसअपियर हो गया, बचा ही नहीं, तो H+ का कंसंट्रेशन आफ्टर रिएक्टेंट कितना लेना पड़ेगा, जीरो। अगर ये बात समझ गए तभी क्वेश्चन होना था, इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते इसको, तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब K का वैल्यू 10 का पावर दिया हुआ है 7 और इनटू टाइम निकालना है। अब इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे ये तो माइनस है, इसको डिवाइड करेंगे 10 का पावर 7 से, तो टाइम यहाँ से निकलेगा 6 × 10 का पावर -9 सेकेंड। सो आंसर विल बी C। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपके कॉन्सेप्ट में, केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट में जान फूंक रहा हूँ मैं, और आप भी कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे अंदर से। तो भैया आ जाओ, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गटेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गटेशन से रिलेटेड नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसको समझने के लिए आप गटेशन का मीनिंग समझिए। गटेशन क्या होता है देखेंगे। गटेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स और लिक्विड फॉर्म। गटेशन और ट्रांसपिरेशन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होते हैं
और गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में लॉस होता है। आपने मॉर्निंग के समय देखा होगा कि लीफ के सरफेस के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स देखे जाते हैं, जिसको हम ओस कहते हैं। यार ओस कैसे आ गई यहाँ पे? तो उस लीफ के सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट बाहर आई है वो गटेशन की वजह से आती है। गटेशन में आप देखते हैं कि लीफ के सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है हाइडेथोड्स, जो कि गटेशन में पार्ट लेते हैं या फिर इसी के थ्रू वाटर बाहर आता है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गटेशन से रिलेटेड नहीं है, वो हमको यहाँ पे देखना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि वाटर यहाँ पे ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर आता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, वाटर गिवन आउट इज इम्प्योर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इम्प्योर का मतलब कि वाटर प्योर फॉर्म में नहीं है, इसमें कई सारे आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है। थर्ड, वाटर इज गिवन आउट ड्यूरिंग डे टाइम, ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वाटर डे टाइम में बाहर आता है, ऐसा नहीं है। डे टाइम में ट्रांसपिरेशन रन करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब स्टोमेटा ओपन होगा, वाटर बाहर आएगा। तो दिन के समय में जनरली गटेशन नहीं देखा जाता, गटेशन सिर्फ कब देखा जाएगा? रात के टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी आप बोलेंगे इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चौथा है, गटेशन इज ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस, मीन्स ऑलमोस्ट हर प्लांट में गटेशन देखा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ से आप देखते हैं गटेशन के कॉन्सेप्ट पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपसे पूछेंगे गटेशन में कौन से टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो गटेशन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में यहाँ पे आया है तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इतना। रेट कांस्टेंट मतलब के दिया हुआ है 3 × 10⁻³ सेकेंड। मेरे भाई अगर के इतना दिया हुआ है, सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा एक बात और, सर आपको याद है ना, हमें थोड़े याद है। अरे भाई नहीं याद है तो दिक्कत क्या है? आपको एक ट्रिक बता देता हमने ऑर्डर निकालने का, मोल 1 - n, लीटर का पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स, बस खत्म बात। एक ट्रिक याद रखो, आपका सारा ऑर्डर का यूनिट निकल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो यहाँ इनके जगह 1 रख दो, 1 - 1 0, 0 का पावर होगा किसी का पावर 0 तो 1, यहाँ भी 1 - 1 0, ये भी 1, ये केवल सेकेंड इनवर्स बचेगा। 0 ऑर्डर रखना है तो इनका वैल्यू 0 रख दो, सेकंड ऑर्डर रखना है तो इनका वैल्यू 2 रख दो। एक ट्रिक और सारे का ऑर्डर का रिएक्शन याद, बस फटाफट। अब सुनो इधर ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। अगर फर्स्ट ऑर्डर का कंडीशन है बेटा और आपको लिख रहा है द टाइम रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 1.25 ग्राम रिएक्टेंट। अरे मेरे भाई इनिशियल वेट दिया हुआ और ये दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं टाइम इक्वल टू 2.303/K और लॉग R0/R वेट के टर्म में होगा तो वेट लेना पड़ता है, याद करो, इनिशियल वेट अपॉन फाइनल वेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉग फंसेगा, हम इस मेथड से आपको लेके नहीं जाएंगे, हम आपको सीधा ट्रिक मेथड से लेके जाएंगे। आपको भी इंतजार रहता है कि सर ट्रिक दो। अगर ट्रिक मेथड से लेके चलेंगे तो हम क्यों ना यहाँ से एक काम करें, इसको रिड्यूस कर रहे हैं ना मेरे भाई, एक हाफ लाइफ निकाल लो। हाफ लाइफ निकालोगे तो कैसे? 0.69 और अपॉन के मतलब 3 × 10⁻³ यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो 231 आ जाएगा। अगर 231 आ गया फिर आपका काम हो जाएगा। बेटा हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? आधा अमाउंट कन्वर्ट हो गया ना, मतलब 10 से 5 आ गया जब एक हाफ लाइफ लिया 231। और भैया हमें चल रहा है 1.2 तक, फिर एक और हाफ लाइफ ले लो 231 तो 2.5 आ गया, फिर एक और हाफ लाइफ ले लो 231 तो भैया आ गया कितना बोलो 1.25। देखो यहाँ से यहाँ तक मिल गया ना आपको रिड्यूस होके। कितना हाफ लाइफ? 10 + 10 + 10 मतलब 10 + 10 + सबको ऐड कर दो, निकल गया आंसर आपको 693। बताओ कितना आसान ट्रिक है, बजाय आप इसमें लफड़े में पड़ो, लॉग लगाओ, ये करो वो करो। अरे भैया आपको स्मार्ट अप्रोच से आंसर पे जाना है जिससे आप सेलेक्ट नहीं हो, रैंकर बनो। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो क्या लिखा हूँ, रैंकर स्टूडेंट के लिए ये सीरीज बिल्कुल। तो एकदम कमर कस लो और तैयार हो जाओ। और भाई मुझे बताओ ना यार, अभी तक शेयर किए कि नहीं, लाइक किए कि नहीं, कमेंट किया कि नहीं किया तो कर दो यार, आपका सपोर्ट हमारा इंकरेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द राइट सीक्वेंस ऑफ इम्बिबिशन इज। कॉन्सेप्ट हमारा इम्बिबिशन के ऊपर है। इम्बिबिशन होता क्या है देखेंगे। इम्बिबिशन एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब करता है बिना उसमें डिजॉल्व हुए। बिना उसमें डिजॉल्व हुए समझिएगा, मीन्स अगर चीनी के साथ आप पानी मिला रहे हैं तो चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, आप उसको इम्बिबिशन नहीं बोलेंगे। वहीं जो लकड़ी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से वो फूल जाती है, तो वो इम्बिबिशन कहलाता है। लकड़ी बेसिकली पानी में डिज़ोल्व नहीं हुई, तो ऐसे इवेंट को आप इम्बिबिशन कहते हैं। हमारे पास 3 टाइप के सब्सटेंस हैं यहाँ पे, अगार, सेल्यूलोज और प्रोटीन। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है कि किस में इम्बिबिशन सबसे ज़्यादा होता है और किस में इम्बिबिशन सबसे कम होता है। तो इम्बिबिशन जिन सब्सटेंस में देखा जाता है उन सब्सटेंस को हम कहते हैं इम्बिबेंट।
इम्बिबेंट, ठीक है। हमारे नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग इम्बिबेंट अगर आप देखेंगे तो उनमें से एक होता है अगर। कौन सा होगा? अगार। तो आप इसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पे कि अगार सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को होल्ड कर सकता है। और यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 में आप देखते हैं अगार में सबसे ज़्यादा इन्हिबिशन देखा जाता है, फिर उसके बाद प्रोटीन में, और सबसे कम आप देखेंगे सेल्यूलोज में। तो अमंग 3 इम्बिबेंट्स द मोस्ट पोटेंट इम्बिबेंट इज अगार एंड देन प्रोटीन एंड देन सेल्यूलोज। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा जो इम्बिबेशन के ऊपर क्वेश्चन देखा जाएगा। तो इम्बिबेशन में आप कई वैरायटी क्वेश्चंस देख सकते हैं। इम्बिबेंट्स के नाम पे क्वेश्चन आ सकता है, इम्बिबेशन के टाइप्स पे क्वेश्चन आ सकता है, इम्बिबेशन का जो इवेंट है एनसीईआरटी की जो लाइन्स है आप उसको पढ़िएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा और ऐसे क्वेश्चन फटाफट बनते जाएंगे।